हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये हम जब प्रीवियस वीडियो देख रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इररेशनल हो। एंड ये हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे, मैंने आपको बोला था। तो आज इस वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं। अब ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात की? हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने देखा इररेशनल नंबर्स क्या होता है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q यहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए और जो q है हमारा यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपके रैशनल नंबर थे। इररेशनल नंबर क्या थे? कि जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, यही था। तो अब देखिए कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। और दोनों ही को हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, यानी कि रियल नंबर्स को हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। यही सब हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है, फिर हम देखेंगे कि इररेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं जो चीज हम बता रहे हैं। तो हमें कहा है कि रिप्रेजेंट 1/3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें एक रैशनल नंबर दे दिया 1/3। अब ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये p बाय क्यू की फॉर्म में है एंड यहाँ पे ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं 1 और 3 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 1/3 एक रैशनल नंबर है। अब इसको हमें एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन तो होती है कि इनफाइनाइटली लंबी हो सकती है, पॉइंट का कलेक्शन होता है एंड उसके ऊपर आप अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नंबर्स को प्लॉट कर दें 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर बैक डायरेक्शन में भी -1 -2 -3, तो वो आपकी नंबर लाइन हो जाती है। पर इस नंबर लाइन पे 0 1 2 3 ये तो आपको पता है कि इक्वल स्पेसिंग के बाद अगर एक एक लाइन आप लगाएंगे तो इन नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। पर जब आपके पास कुछ फ्रैक्शन आ गया है, रैशनल नंबर आ गया, तो उनको कैसे प्लॉट कर रहा है? तो देखिए यहां पे हमें दिया है 1/3, मतलब एक का तीसरा हिस्सा। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं, किसी एक चीज का थर्ड पार्ट। तो 1/3 क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर था 1, उसका तीसरा हिस्सा है ना, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करने के लिए किसी भी एक चीज को आपको उसको 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। तो हम वही चीज करेंगे यहां पे, क्योंकि हमें 1/3 1 का ही तीसरा हिस्सा लेना है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में ये नंबर हमारा पड़ेगा। तो इसलिए 0 से 1 के बीच में जो हमारा ये वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब किसी भी एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए बीच में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 इक्वल स्पेसिंग के बाद 2 पॉइंट्स लगा लेंगे, ठीक। अब ये क्या हो गई, ये लाइन 3 हिस्सों में बढ़ गई, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक। तो इट मीन्स कि हर एक पार्ट की वैल्यू क्या है, 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है एंड ये हिस्सा भी 1/3 है। हमें डिनोट करना है या प्लॉट करना है 1/3 को। तो जब मैं 0 से पहले पॉइंट पे पहुंचा, मान लीजिए मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, जब मैं 0 से a पे पहुंचा तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/3, क्योंकि ये हिस्सा टोटल 1/3 के इक्वल था। तो इट मीन्स जो नंबर हमें प्लॉट करना था वो था a के ऊपर, यानी कि 1/3। मान लीजिए इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको 1/3 ना कहे, आपको बोल दे 2/3 प्लॉट करो। तो यहां से 0 से लेके a तक जब आप चले तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/3। अगर मैं कहूं a से b तक आप पहुंचेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे आप, 1/3। पर अगर मैं कहूं 0 से a और a से b जो जाने वाला डिस्टेंस है उनको ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2/3। तो इट मीन्स जो b है हमारा वो होगा 0 से लेके b तक 2/3। तो अगर कोई आपको कहता कि यहाँ पे 2/3 प्लॉट करो, तो आप कहते हैं कि b पॉइंट ही आपका 2/3 है। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल रैशनल नंबर जहां पे वैल्यू है 1/3 के इक्वल। यहां पे आपने देखा कि जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू है 1, वो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू से छोटी है। तो इससे तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू हमेशा जब भी आप प्लॉट करेंगे, जब ऊपर छोटा नंबर होगा और नीचे बड़ा, तो वो 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट होगा। आपको क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो उस पार्ट के यानी कि 0 से 1 के उतने ही हिस्से कर लेने हैं इक्वल, ठीक। फिर आपके पास जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो सब इक्वल पार्ट के होंगे।
जैसे यहाँ पे 1/3 पूछा है तो 1/3 सीधा सीधा हो गया, 2/3 पूछता तो 2 हिस्से आप ऐड करते, उतना डिस्टेंस आप जोड़ के बता देते कि यहाँ पे नंबर है। 1/5 होता तो इस लाइन के हम 5 इक्वल हिस्से करते एंड जो पहला पार्ट होता वही आपका 1/5 होता। पर अब सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा रैशनल नंबर आए जैसे कि 8/5। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 8, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू 5 से बड़ा है। ऐसे केस में जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू कभी भी 0 और 1 के बीच में प्लॉट नहीं होगी। ठीक, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है पता करने का कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आने वाली है। सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि ये वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में आएगी। तो आप क्या करिए, इस वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप 8/5 को लिखते हैं तो वो होगा 1 × 3/5, है ना, क्योंकि 5 × 1 5 + 3 8, तो 8/5 इक्वल हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में 1 3/5 के इक्वल। अब यहां पे जो आपके पास ये वाली वैल्यू है तो इससे आपको पता चलेगा कि इस वैल्यू से और इसके अगले वाले नंबर यहां के इस केस में 2, तो यानी 1 से 2 के बीच में आपकी 8/5 पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो मार्किंग करनी है अब 1 से 2 के बीच में करनी है, क्योंकि आपके पास जो ये 1 है ना, ये वाला डिस्टेंस तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे 3 × 3/5 होता, ये होता 3/5, तो आप जो नंबर प्लॉट करने वाले थे वो 3 और 4 के बीच में होता, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो 1 तो आपने कवर कर लिया, मतलब इतनी वैल्यू तो आपने ऑलरेडी कवर कर ली है ना। अब आपको प्लॉट करना है 3/5। अब 3/5 के लिए सेम आप प्रोसीजर अपनाएंगे जैसे हमने 1/3 के लिए क्या करा कि नीचे 3 था तो हमने उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। यहां पे हमारे पास हमको 3/5 निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो नीचे वैल्यू है 5, तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट को 1 से 2 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। अब लाइन सेगमेंट को 5 अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 इक्वल डिस्टेंस पे आप 4 पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, अब क्या हुआ, इन 4 पॉइंट्स लगाने से 1 से 2 के बीच की लाइन सेगमेंट 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई। हर हिस्से की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/5। ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी एंड ये भी। पर हमें निकालना है 3/5, तो हम क्या करेंगे 1/5 के 3 हिस्सों को जोड़ देंगे। मान लीजिए मैं इसको नेम दे दूं A B C D, है ना, ये 4 पॉइंट थे A B C D। अब 1 to A भी 1/5 है, A to B भी 1/5 है, B to C D, C to D भी एंड D to 2 भी, ये सब 1/5 है। पर मुझे चाहिए 3 हिस्से 1/5 के, यानी कि 1 2 3। जब मैं 3 बार 1/5 को ऐड करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा C पॉइंट पे, तो इट मीन C पॉइंट हो गया मेरा इस लाइन सेगमेंट के हिसाब से 3/5। पर ओवरऑल अगर मैं 0 से देखूं तो 0 से लेके C तक जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा 1 3/5, यानी कि 8/5 के इक्वल। एंड यही हमें प्लॉट करना होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जब आपके पास ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी, तो आपकी वो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट होगी। ठीक, तो आपको जो भी वहां पे वैल्यू दिया है नीचे डिनोमिनेटर में उतने टुकड़े करके वो वैल्यू निकाल लेंगे। पर जब आपके पास कुछ ऐसा दिया हो वैल्यू, ऐसा रैशनल नंबर दिया हो जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फिर आप देखेंगे कि पूरा नंबर क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में पड़ेगी। यहाँ 3 आता तो ये वैल्यू 3 से 4 के बीच में पड़ती। अब ये वैल्यू तो आपको मिल गई, फिर आपके पास एक फ्रैक्शन और बच गया जो कि है 3/5। तो उस केस में आप अगेन वही करेंगे कि जो नीचे वाला वैल्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है उतने हिस्से उस लाइन सेगमेंट के कर लेंगे। ठीक, फिर उस हिसाब से उतने हिस्से जोड़ के आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। अब आप समझ गए कि रैशनल नंबर्स को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। पर मेन टास्क है इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करना। कई बार आपको जो प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में वो इर्रेशनल नंबर के लिए आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो P/Q फॉर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास P/Q फॉर्म था, तो इसलिए थोड़ा रिलेटेबल हो गया इसको प्लॉट करना। पर हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो देखिए इर्रेशनल नंबर्स में मान लीजिए हमें √2 दिया है कि √2 हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। अब आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, तो √2 क्या होता है, सबसे पहले समझिए 2 क्या है।
2 को अगर मैं कहूं कि आप 2 इक्वल हिस्सों में बांटिए, 2 हिस्सों में बांटिए न्यूमेरिकली, तो आप इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, है ना। पर अगर मैं कहूं कि √2 ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा √1 + 1। ठीक, तो आपके पास 2 नंबर आ गए 1 और 1। अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। मान लीजिए OAB आपका एक ट्राइंगल है। अब यहां पे आपको 1 और 1 जो मिले थे, तो ट्राइंगल में देखिए 3 साइड होती हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में उन तीनों के नाम भी होते हैं। जैसे जो ये वाली साइड होती है राइट एंगल के अपोजिट वाली, ये होती है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो आपको हाइपोटेन्यूज को तो कुछ नहीं करना है, बेस और जो आपका परपेंडिकुलर है उनकी वैल्यू 1 और 1 यूनिट ले लेनी है रेस्पेक्टिवली, क्योंकि यहां पर हमारे पास 1 और 1 था। तो आपका बेस भी 1 हो गया। तो इट मीन्स अगर आप इसको ट्राइंगल को नंबर लाइन पे जब रखते हैं और O पॉइंट को 0 से कोइंसाइड करते हैं, बिल्कुल 0 पे लगाते हैं, तो 0 से लेके 1 तक जो हमारी वैल्यू है वो आपकी साइड OA हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक, अब जो आपका AB है ये इस तरीके से 1 है, तो जो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है सेम। अब आपको निकालना है OB यानी कि हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो वही हम अप्लाई करेंगे। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इस ट्राइंगल पे, तो OAB में हमें बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो वही है यहाँ पे, OB हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो इक्वल होगा √OA² यानी कि इस साइड के स्क्वायर के प्लस AB² यानी इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब जब आप यहां पे वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि OA और AB हमें दोनों पता है 1 और 1। ठीक, तो OB हो जाएगा √1² + 1²। 1² 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो ये आखिर में OB आ गया हमारा √2 के इक्वल। ठीक, तो इट मीन्स हमें जो OB की वैल्यू मिली है वो मिल गई √2। अब देखिए हमें तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है √2, हमें √2 प्लॉट करना था ना, हमें तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। पर हमें जो ये डिस्टेंस मिला है ये √2 है, मतलब ये यहां पे पॉइंट पे जाके √2 है। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपके पास होगा कंपास, तो कंपास लेके आप कंपास को यहां रखेंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट को यहां पे रखेंगे, मतलब इस लाइन को OB को आप रेडियस मानेंगे। ठीक, एंड एक आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द नंबर लाइन, नंबर लाइन की तरफ। अब ये आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को टच करेगा उस पॉइंट को एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दिया है x। अब देखिए जब आपने इस वैल्यू को अपना रेडियस माना इस आर्क के लिए, तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली आर्क इस पॉइंट से हमेशा √2 डिस्टेंस पे होगी, है ना। ऐसे होता है सर्कल में, जब रेडियस होता है तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से हमेशा सेम पॉइंट पे, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो ये भी यहाँ पे इसी तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस आर्क को पूरा बना दूं तो ये आर्क कुछ घूम के वापस ऐसे आ जाती है ना। तो ये पॉइंट से, ये अगर मैं सेंटर मान लूं, तो इस पॉइंट से लेके हमारे पैरामीटर तक, सर्कमफेरेंस तक, हर जगह पे √2 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी √2 होगा। इसी तरीके इस पॉइंट से x तक का यानी कि OX का जो डिस्टेंस होगा वो भी √2 होगा। इस तरीके से हमने √2 नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है x की शेप में, मतलब x पॉइंट पे। तो इसलिए OX जो हो जाएगा हमारा √2 होगा। ठीक, अब ये है इजी, क्योंकि यहां पे वैल्यू है √2। इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। अब फाइंड करते हैं √3 के लिए, क्योंकि √3 में अगर मैं आपको सेम तरीका बताऊं, जैसे हमने 2 के लिए क्या करा पहले कि 2 क्या होता है 1 + 1, 3 क्या हो सकता है। अगर मैं दो वैल्यूज में आप इसको कहूं कि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम बताइए, तो या तो आप कहेंगे 1 + 2 या आप कहेंगे 2 + 1, यही केस है ना। मान लीजिए मैं 1 + 2 को कंसिडर करता हूं, तो √3 क्या हो जाएगा √1 + 2। ठीक, तो फिर से वही बात, एक साइड को हम 1 लेंगे और एक साइड को 2 की तरह लेंगे। ठीक, पर अगर 2 के लिए लेना है तो पहले 1 तो है हमारे पास, जैसे हमने पिछले उसमें √2 के लिए प्लॉट किया, तो OA हमारा ऑलरेडी 1 था हमारे पास, तब ये वाला ट्राइंगल नहीं था आपके पास, तब सिर्फ OAB ये वाला ट्राइंगल था, है ना। तो इसमें OA भी 1 था और OB भी 1 था। ठीक, तो इसलिए यहां पे हमें जो वैल्यू मिली थी वो क्या हो गई थी √2। अब मैं √2 को अपना बेस मान लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां 2 चाहिए।
तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक, तो मैं इसको मान लेता हूं अपना बेस OB को, एंड OB के ऊपर यहां पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करता हूं जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 यूनिट। ठीक है, कर सकते हैं आप। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C, और इस C पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं O से वापस। अब मेरे पास जो ट्राइंगल है वो ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखिए ये साइड हो गई √2, ये साइड हो गई 1। अब मुझे पता करना है ये साइड है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई करता हूं तो मैं देखता हूं कि OC जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होगा √OB² प्लस BC², क्योंकि बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब देखिए OB² क्या होगा, क्योंकि OB √2 है तो √2 का स्क्वायर, BC क्या है 1, हमने खुद माना है तो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो बात वापस वहीं आ गई 2 + 1, है ना। तो 2 + 1 क्या होता है 3, पर अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा √3। तो OC की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। अब सेम स्टेप करना जैसे हमने वहां पे किया था कि O से B पे कंपास रख के इसको रेडियस मान के आर्क खींचा, वही हम यहां करेंगे कि O से C पे हम कंपास रखेंगे। ठीक है, अब OC को मैं अपना रेडियस मानूंगा क्योंकि ये √3 आ गया है मेरा, यानी कि इस पॉइंट पे √3 है वैल्यू C पे। अब इसको मैं रेडियस मानूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ये आर्क जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको मैं एक नाम दूंगा, इसको मैं बोल देता हूं यहां पे y। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये y √3 के इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू √3 है। क्यों, क्योंकि फिर से वही बात है, अगर मैं इसको रेडियस मान के इसको सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल ऐसा होगा, O मेरा सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर पॉइंट से क्योंकि मैंने OC को रेडियस माना है तो ये वैल्यू √3 थी, तो इस सेंटर से हर पॉइंट सर्कल तक यानी कि सर्कमफेरेंस तक √3 ही होगा। तो इस हिसाब से OY जो है मेरा √3 होगा। तो जो मेरा Y पॉइंट है वो √3 है ऑन दिस नंबर लाइन। तो इस तरीके से आप रैशनल हो चाहे इररेशनल हो दोनों नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आपके लिए रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना थोड़ा इजी है, इररेशनल नंबर के लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट यूज करना पड़ता है, पर वो भी इतना टफ नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही सीखने वाले थे कि हमें रियल नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। वो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ओके गाइस, थैंक यू।